अब हम पढ़ेंगे फ्रांसीसियों का भारत आगमन। फ्रांसीसी जब यूरोप के अनेक देश भारत आएंगे तो फ्रांसीसियों के मन में भी यह विचार आएगा कि हम भी भारत और पूर्वी देश की तरफ चलें और उन देशों से व्यापार करें। यहाँ देखेंगे कि फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना होगी 1664 ईस्वी में। इस फ्रांसीसी कंपनी का नाम है कंपनी द इंड ओरिएंटल। कहीं कहीं इसका नाम कंपनी द इंड से ओरिएंटलिस भी मिलता है। देखेंगे इस कंपनी की स्थापना के समय जो फ्रांस का शासक है उसका नाम है लुई 14वां। फ्रांस में देखेंगे लुई नाम का एक के कई राजा क्रमबद्ध तरीके से होंगे। लुई 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। ऐसा लगता है जैसे फ्रांस के लोगों को कोई अन्य नाम मिलता ही नहीं था। लुई 14वां शासक था और इसका मंत्री था कोलबर्ट। और इस कंपनी की स्थापना में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो कोलबर्ट का था, यानी लुई 14वें के मंत्री का। इसीलिए कोलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो कौन होगा? कोलबर्ट। फ्रांसीसी कंपनी की एक विशेषता और थी कि ये जो कंपनी थी पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। इससे पहले आपने जो पढ़ा देखा कि चाहे वो पुर्तगाली कंपनी थी, चाहे डच कंपनी थी, चाहे अंग्रेज कंपनी थी, चाहे डेन कंपनी थी, सब प्राइवेट कंपनियां थी। हालांकि उसमें आपने देखा कि जो डच कंपनी थी वो सहकारिता व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन यह जो फ्रांसीसी कंपनी है इसमें पूरी तरह सरकार का पैसा लगा हुआ था। सरकार ही इस पूरी व्यवस्था को देखती थी। इसलिए फ्रांसीसी कंपनी क्या थी? पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी। यहाँ देखेंगे कि जो फ्रांसीसी सरकार है वह पहले एक दल को मेडागास्कर, देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में नीचे मेडागास्कर है, मेडागास्कर में एक दल को भेजेंगे, लेकिन यह दल असफल हो गया। जहां तक फ्रांसीसियों के भारत आने की बात है तो फ्रांसीसी भारत आए 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी सरकार ने, एक व्यक्ति है फ्रैंक कैरो और इसके साथ एक व्यक्ति और था मरकारा, इन दोनों के नेतृत्व में
हालांकि मुख्य व्यक्ति जो है फ्रैंक कैरो है। आपसे पूछे कि किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी भारत आए और दोनों नाम न दिया हो, केवल एक नाम चुनना हो, तो आप किस पे टिक करेंगे? फ्रैंक कैरो पर। फ्रांसीसी सरकार ने फ्रैंक कैरो और इसके साथ मरकारा था के नेतृत्व में 1667 ईस्वी में एक दल को भारत भेजा और यह दल भारत पहुंचा 1668 ईस्वी में। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि 1668 ईस्वी यानी फ्रांसीसियों के आगमन के समय भारत का शासक कौन था? तो कौन होगा 1668 ईस्वी में? मुगल बादशाह औरंगजेब। यह 1668 ईस्वी में आए और 1668 ईस्वी में ही फ्रांसीसियों ने अनुमति लेकर सूरत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी स्थापित की। यहाँ देख रहे हैं आप, सब लोग सूरत में ही भागना चाह रहे हैं। अंग्रेज भी सूरत के लिए परेशान थे। उससे पहले देखेंगे पुर्तगाली भी सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे। कहने का मतलब यह है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से सूरत प्राचीन काल से ही काफ़ी महत्वपूर्ण था और मध्यकाल में इसका महत्व और अधिक बढ़ा। लेकिन सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के साथ ही इनको अगली सफलता मिलेगी 1669 ईस्वी में, जब मरकारा ने गोलकुंडा के नवाब से अनुमति लेकर मछलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री खोली। यानी आपसे पूछे कि फ्रांसीसियों की भारत में दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ थी या उन्होंने कहाँ स्थापित की, तो मछलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने प्रारंभ के 2 वर्षों में ही 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली, जिससे इनका उत्साह बढ़ा। लेकिन आप जानते ही हैं कि जब अति उत्साह में कोई काम होता है तो कभी कभी उसमें गड़बड़ी भी पैदा हो जाती है। 1772 में एक फ्रांसीसी व्यक्ति भारत आया जिसका नाम था डी लाहे। फ्रांसीसियों को मिली प्रारंभिक सफलता से उत्साहित होकर डी लाहे ने क्या किया कि गोलकुंडा राज्य के एक क्षेत्र सनाथामी, जिसका नाम था सनाथामी, इस पर आक्रमण कर इस पर अधिकार कर लिया और अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की, जिससे गोलकुंडा का नवाब काफ़ी नाराज हुआ और गोलकुंडा के नवाब ने डचों के सहयोग से और डचों के साथ इनका अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहा था अंग्रेज, अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे थे अंग्रेज। इन दोनों ने
फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर फ्रांसीसियों को परास्त कर दिया और सनाथामी पर अधिकार कर लिया। यानी यहाँ फ्रांसीसी पराजित हो गए, जिससे फ्रांसीसी व्यापारिक हितों को काफी धक्का लगा। इस पराजय से परेशान फ्रांसीसियों ने एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम है फ्रैंक फ्रांसिस, किसी किसी किताब में इसका नाम मिलेगा फ्रैंक, जो फ्रांसीसी व्यापारिक हितों को धक्का लगा। उससे परेशान होकर फ्रांसीसियों ने एक अन्य व्यक्ति फ्रैंक मार्टिन, जिसका एक नाम और मिलता है फ्रैंक फ्रांसिस मार्टिन, फ्रैंक फ्रांसिस मार्टिन या फ्रैंक मार्टिन, इसे कंपनी का निदेशक यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता था उसका निदेशक बनाकर 1773 ईस्वी में भारत भेजा। मार्टिन ने भारत आकर भारतीय शासकों से मित्रवत संबंध बनाने का प्रयास किया और इस प्रयास के तहत ही इसे एक सफलता मिली जब इसने 1773 ईस्वी में दक्षिण भारत में वालीकुंडपुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त किया जिसका नाम था पुद्दुचेरी या पडुचेरी। और इस गांव को ही धीरे धीरे फ्रांसीसियों ने विकसित करना शुरू किया और आगे चलकर यहीं पर आधुनिक पांडिचेरी नगर की स्थापना की और इसी पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और पांडिचेरी में ही फोर्ट लुई नामक किलेबंद बस्ती का निर्माण किया। यानी अब पांडिचेरी क्या है, आगे चलकर फ्रांसीसियों का मुख्यालय बनेगी। 1673 के बाद 1674 ईस्वी में इनको एक महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी बंगाल में। बंगाल का सूबेदार इस समय था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां ने 1774 ईस्वी में बंगाल में फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की जागीर दी या चंद्रनगर का क्षेत्र दिया और इसी चंद्रनगर में आगे चलकर 1790-92 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने
एक किले बंद बस्ती का निर्माण किया जिसका नाम रखा फोर्ट ओरिलियंस। यानी अब बंगाल में इनकी एक किले बंद बस्ती हो गई चंद्रनगर में, जिसका नाम था फोर्ट ओरिलियंस। दूसरी तरफ देखेंगे कि पांडिचेरी, जिसका बहुत तेजी से विकास हो रहा था, यह एक अन्य व्यापारिक देश जो डच हैं उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि डच पहले भी फ्रांसीसियों को परेशान कर चुके थे और सनाथामी में उन्होंने गोलकुंडा के नवाब के साथ मिलकर फ्रांसीसियों को परास्त कर दिया था। वही डच एक बार पुनः एक बार 1793 ईस्वी में पुनः फ्रांसीसियों पर आक्रमण करेंगे और आक्रमण कर पांडिचेरी पर अधिकार कर लेंगे। लेकिन बाद में सन 1797 ईस्वी में फ्रांसीसियों तथा डचों के बीच एक संधि हुई जिसे कहा जाता है रिजविक की संधि। इस संधि के तहत एक बार पुनः पांडिचेरी फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गया। इसके अलावा देखेंगे तो यनम, माहे, कराईकल, भारत में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र या व्यापारिक फैक्ट्रियां थी। देखेंगे यनम में इन्होंने 1721 ईस्वी में 1723 ईस्वी में, माहे में 1725 ईस्वी में और कराईकल में 1739 ईस्वी में अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की और इनको अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। हालांकि यहाँ देखेंगे सन याद करने की आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखेंगे कि एक फ्रांसीसी व्यक्ति है डुप्ले, जो भारत में फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आएगा और यह आया 1741 ईस्वी में और भारत में रहेगा 1754 ईस्वी तक। डुप्ले के समय देखेंगे कि फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत की, लेकिन इसी समय आगे हम आपको पढ़ाएंगे कर्नाटक युद्ध, उसमें आप देखेंगे कि फ्रांसीसी
और अंग्रेज यानी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध होंगे और यह कर्नाटक युद्ध 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त होगा। यानी 1763 में जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त होगा। स्थिति कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी पराजित होंगे और इनकी शक्ति कमज़ोर होगी और इनके आगे चलकर धीरे धीरे इनके अधिकतर व्यापारिक केंद्रों पर अंग्रेज अधिकार कर लेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि 5 क्षेत्र ऐसे थे, चंद्रनगर, पांडिचेरी, कराईकल, यनम, माहे। इन 5 क्षेत्रों पर फ्रांसीसियों का अधिकार भारत की आज़ादी के बाद भी यानी 15 अगस्त 1947 के बाद भी इन क्षेत्रों पर फ्रांसीसियों का अधिकार बना रहा। 1950 ईस्वी में फ्रांसीसी चंद्रनगर को खाली करेंगे, यानी चंद्रनगर को इन्होंने छोड़ दिया और भारतीयों को सौंप दिया और इन 4 क्षेत्रों को 1954 ईस्वी में छोड़ा। यानी इन चार क्षेत्रों को फ्रांसीसियों ने 1954 ईस्वी में भारत सरकार को सौंपा और वर्तमान में देखेंगे इन्हीं 4 क्षेत्रों को मिलाकर पांडिचेरी संघ शासित राज्य की स्थापना की गई है। हालांकि यह पांचों क्षेत्र ये देखेंगे कि यह चारों क्षेत्र अलग अलग राज्यों में हैं, जिसमें से देखेंगे कि पांडिचेरी और कराईकल यह वर्तमान तमिलनाडु राज्य में है, यनम आंध्र प्रदेश में है और माहे वर्तमान केरल राज्य में है। और यह क्वेश्चन देखेंगे कि एसएससी, यूपी SSSC, यूपी PCS और IAS में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि पांडिचेरी केंद्र शासित राज्य किन किन राज्यों में फैला है। तो यहाँ देखेंगे पांडिचेरी और कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश में और माहे केरल में। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि फ्रांसीसी अंतिम रूप से भारत से कब वापस गए तो क्या जवाब होगा, 1954 ईस्वी। फ्रांसीसियों का इतिहास यहीं ख़त्म होता है।